लेसन नंबर 12 फूड फॉर ऑल। इस टॉपिक में आपको मिलेगा एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल वर्क, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर। नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेगा इम्प्रूव मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर। ये जो लेसन है ये कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो प्लीज़ आप जब देखोगे तो आप सारे पार्ट्स देखना, आपको समझ में भी आएगा और आपको अच्छा भी लगेगा, क्योंकि सारे ही पार्ट्स आपको पीपीटी प्रेजेंटेशन में ही मिलेंगे। बट प्लीज पूरे सारे पार्ट्स देखना, तो आपको अच्छे से लेसन समझ में आएगा। थैंक यू। लेसन नंबर 12 स्टैंडर्ड 5 फूड फॉर ऑल। एग्रीकल्चर। Agriculture is the main occupation of India. About 60% of land of our country is used for agriculture. There are two main agricultural seasons in our country. तो यहाँ पे सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा एग्रीकल्चर। आप सब ने अभी तक के फर्स्ट टू फोर्थ स्टैंडर्ड में एग्रीकल्चर एक्चुअली क्या है ये आपको कंसेप्ट तो समझ में आ ही गई होंगी। ये एक ऑक्यूपेशन है और ये हमारे इंडिया का बहुत ही मेन ऑक्यूपेशन है। एज इंडिया इज अ फार्मर कंट्री, मतलब इंडिया के हर एक कोने से आपको कुछ ना कुछ मिलता है जो हम खुद प्रोड्यूस करते हैं, जो इंडिया कंट्री खुद प्रोड्यूस करती है। चाहे आप साउथ में चले जाओ, नॉर्थ में चले जाओ, ईस्ट में चले जाओ, वेस्ट में चले जाओ, आपको हर एक कोने से कोई ना कोई चीज, फॉर एग्जाम्पल कोई फ्रूट हो, वेजिटेबल हो, स्पाइसेस हो, हर एक कोने से आपको कुछ ना कुछ मिलता है। और यही सारी चीजें हम इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं बाहर की कंट्रीज को। एक्सपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे सामान भेजना, और इंपोर्ट मतलब कि सामान को रिसीव करना। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर 60% लैंड इस कंट्री की एग्रीकल्चर में यूज होती है। तो अभी हमें ये भी पता चल गया कि इतनी ज्यादा मीन्स अगर 100% का मार्जिन लेते हैं तो 100% में से सिर्फ 40% लैंड है जो यूज नहीं होती है एग्रीकल्चर के लिए, जो दूसरे पर्पस के लिए यूज होती है, जैसे कंस्ट्रक्शन हो गया या कुछ हो गया। बट 60% लैंड इसलिए यूज होती है क्योंकि इंडिया के हर पार्ट में कुछ ना कुछ प्रोड्यूस होता है, कुछ ना कुछ उगता है, इसलिए। अब यहाँ पे दो मेन सीजन है, टू मेन सीजन ऑफ एग्रीकल्चर। अभी तक क्या आपने ये सुना होगा कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछता है विच आर द थ्री सीजन्स, तो बहुत इजी है आपका आंसर, समर, विंटर एंड रेनी। बट हम ये जो सीजन्स देख रहे हैं ये हम एग्रीकल्चर के परस्पेक्टिव से देख रहे हैं। ओके, हम लोग ईयरली या क्लाइमेट वाइज नहीं देख रहे, हम लोग एग्रीकल्चर में देख रहे हैं। टू मेन सीजन्स होते हैं। ये जो सीजन्स हैं ये फार्मर्स के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये दो सीजन्स जो मिलते हैं इन्हें, ये होते हैं पूरे क्रॉप्स के लिए। इसीलिए ये जो दो सीजन है एग्रीकल्चर के, देखो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, ये एग्रीकल्चर में सीजन देखो फार्मर्स का अलग होता है हर हिसाब किताब। तो ये जो है ये फार्मर्स का है कि फार्मर्स के लिए दो मेन सीजन्स होते हैं, और हमारा जो ईयरली सीजन है जो पूरे ईयर में चलता है वो अलग है, और ये हम क्रॉप्स के हिसाब से देख रहे हैं। टू मेन सीजन्स ऑफ टू मेन एग्रीकल्चरल सीजन ये है खरीफ सीजन एंड रबी सीजन। खरीफ सीजन क्या होता है? खरीफ सीजन है द सीजन फ्रॉम जून टू अक्टूबर इज कॉल्ड द खरीफ सीजन। Crops are watered by rain. Kharif crops are the crops which are grown, which are sown at the beginning of the rainy season. तो यहाँ पे क्या है कि खरीफ जो सीजन होता है ये स्टार्ट होता है जून टू अक्टूबर के बीच में। जैसे कि अभी जो ये अक्टूबर खत्म हो गया है हमारा, ये था हमारा खरीफ सीजन। इसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग में ही जैसे कि जैसे बारिश चालू होने के पहले, रेनी सीजन स्टार्ट होने के पहले जो सीड्स होती है उसे सो किया जाता है, और उसके बाद में हमें एंड में
जो भी हमने सो किया है क्रॉप, उसका हमें प्रोड्यूस मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, और ये जो खरीफ सीजन में जो क्रॉप्स होते हैं ना, इन्हें बहुत पानी लगता है, इसीलिए ये रेनी सीजन के स्टार्टिंग में सो किए जाते हैं और एंड में उसे हम निकालते हैं, काटते हैं। जैसे फॉर एक एग्जांपल मैं आपको दे दूंगी, राइस। आप सबको पता है कि राइस को बहुत पानी लगता है। मेनी फार्मर्स, मेनी ऑफ यू आर फार्मर्स एंड यू शुड नो इट, कि जब भी हम राइस का खेती करते हैं तो उसमें हमें पानी लगता है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे सीड्स नहीं सो करते हैं, हम यहाँ पे पैडी सो करते हैं। ओके, जो मतलब जो सीड्स होती है राइस की, उसे हम पैडी कहते हैं। पैडी हम उसे सो करते हैं, और उसके बाद में जो बारिश के 4 महीने होते हैं, वो पूरा 4 महीने अच्छे से उस क्रॉप को पानी मिलता है। और एंड में मतलब कि अक्टूबर के जैसे ही अक्टूबर स्टार्ट होता है, जैसे ही खरीफ सीजन खत्म होता है, वैसे ही राइस आना मार्केट में स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि पूरा जो सीजन होता है जून टू अक्टूबर का, उसमें उसे पानी मिला है। तो इन शॉर्ट, खरीफ सीजन मतलब कि जो क्रॉप को सबसे ज्यादा पानी लगता है, वो क्रॉप्स उगते हैं खरीफ सीजन में। और खरीफ सीजन मतलब पानी वाला क्रॉप। Up next है Rabi season. The season from October to March is the Rabi season. Rainwater has soaked into the soil. Retreating monsoon and dew are the source of water. तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही अभी ये नवंबर स्टार्ट हो चुका है, तो अभी से मतलब अक्टूबर से ही, अक्टूबर से मार्च के बीच में अब ये जो सीजन है, ये है रबी सीजन। अब जो भी क्रॉप जून टू अक्टूबर के बीच में हो चुका है, मतलब खरीफ क्रॉप, वो अब तक फार्मर्स ने उसे निकाल दिए होंगे, मतलब फील्ड से वो ऑलरेडी हार्वेस्ट हो चुका होगा। अब उन लोग क्या करेंगे कि अब स्टार्टिंग में ही इन लोग रबी क्रॉप्स के सीड सो करेंगे, मतलब फार्मर्स रबी क्रॉप्स का जो भी सीड्स रहते हैं, उसे अपने फील्ड में सो करेंगे। और जैसे ही मार्च आता है, जैसे फेब मार्च में, वो हार्वेस्ट कर लेंगे। उसमें हार्वेस्ट मतलब कि काटना, निकालना अपने फील्ड से उसको। तो और इसमें क्या होता है ना, कि ये जो क्रॉप्स होते हैं, इन्हें पानी कहाँ से मिलता है, सोर्स ऑफ वाटर क्या होता है, कि जो रेन वाटर होता है, वो ऑलरेडी जमीन में सोक हो चुका होता है, अब्जॉर्ब हो चुका होता है। वो वहां से उन लोगों को पानी मिलता है। और सेकंड चीज, अभी ये जो टाइम है रबी सीजन का, ये ठंडी वाला टाइम होता है। तो सेकंड सोर्स ऑफ वाटर इसका होता है ड्यू ड्रॉप्स। देखो यहाँ पे ना, अभी मतलब ठंड तो अभी अभी स्टार्ट हुई है, काफी जगह पे इतनी ठंड नहीं है, लेकिन जैसे ही आप नवंबर दिसंबर के मिड में आओगे, तो आपकी जो विंडोज रहेगी, वो सुबह के टाइम पे ना गीली हो जाएगी। आपके कार विंडोज, आपकी कार, आपके टू व्हीलर्स के सीट गीले हो जाएंगे। तो ये क्या होता है, ये ड्यू ड्रॉप्स होते हैं जो सुबह सुबह आते हैं। तो ये जो ड्यू ड्रॉप्स है, ये एक सेकंड सोर्स होता है रबी क्रॉप्स के सोर्स ऑफ वाटर का। तो रबी क्रॉप्स को दो जगह से पानी मिलता है। पहला है जो पानी जमीन ने ऑब्जॉर्व कर चुका होता है रेनी सीजन के टाइम पे, और सेकंड होता है जो ड्यू ड्रॉप्स सुबह सुबह आते हैं ठंडी में, वो ड्यू ड्रॉप्स। ये दो चीजें हैं जो सोर्स ऑफ वाटर है रबी क्रॉप्स के। हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे खरीफ एंड रबी क्रॉप्स के। तो ये बहुत मतलब कुछ एग्जाम्पल्स है जो आपको समझ में आए, इसलिए ये है। और भी क्रॉप्स है, ऐसा नहीं कि इतने ही हैं, और भी क्रॉप्स है, बट ये एक एग्जाम्पल है। तो देखो आपके लेफ्ट साइड में आपको दिखेंगे खरीफ क्रॉप्स, जो कि है यहाँ पे हमें दिख रहा है राइस, कॉर्न, सोयाबीन, शुगर केन, ग्राउंडनट, कॉटन। ये सब है खरीफ क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स कौन से है, वीट, ओट्स, चिकपी, मस्टर्ड, आलमंड एंड ब्रोकली। तो जो खरीफ क्रॉप से, देखो अभी ये जो जैसे राइस का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, फिर जो कॉर्न है, भुट्टा, ये आपको रेनी सीजन में ही मिलता है। अभी आपको रेनी अभी ये रेनी सीजन के टाइम पे ही आपको कॉर्न मिलता है। क्यों? क्योंकि इसे पानी लगता है और ये पानी में अच्छे से
उग जाता है और ये हार्वेस्ट भी हो जाता है। बट अभी आप देखोगे तो आपको कॉर्न मिलेगा, लेकिन उस क्वांटिटी में नहीं मिलेगा जैसे इजीली हमें रेनी सीजन में मिल जाता है। अब इधर क्या होता है कि देखो, कभी भी आप देखोगे तो बहुत लोग मार्च अप्रैल में वीट जो गेहूं होता है वो खरीदते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि नया नया गेहूं निकला होता है रबी सीजन में। जैसे हमने देखा कि रबी सीजन कहाँ से होता है, अक्टूबर टू मार्च तक होता है, और उसके दो सोर्स है पानी के, और ये एग्जाम्पल्स है आपके रबी क्रॉप के। समर क्रॉप, अब जो टाइम बचता है जैसे कि मार्च से जून तक के, तो इसमें हमें मिलते हैं समर क्रॉप्स। समर क्रॉप्स आर ग्रोन फ्रॉम मार्च टू जून, दीज आर कॉल्ड समर क्रॉप्स। इट इज ऑल्सो नोन एज जाइद क्रॉप्स। तो जो समर क्रॉप्स है इसे जाइद क्रॉप भी बोलते हैं। ये आपके टेक्स्ट बुक में भी नहीं है, बट ये नॉलेज आपको होना चाहिए। और देखो, आपको मार्च से जून के बीच में जो गर्मियों में जो आपको क्रॉप्स मिलते हैं ना, गर्मियों में जो फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं, तो उसे हम कहते हैं समर क्रॉप्स, एंड सेकंड नेम फॉर इट इज जायद क्रॉप्स। एंड इन द एग्जांपल यू कैन सी bitter gourd, watermelon, muskmelon, cucumbers. These are the example of zaid crops. These you don't get in any other season. Like watermelon, you will not get in November or December. You'll get it only in the summer season. Okay. So these are the three main seasons. Sorry, two main seasons. That is the Kharif season and the Rabi season for the farmers. And the time which is left in the year, you should know that also, that what the farmer does in these March to June. So March to June, summer crops are come in the market. तो यहाँ पे आपको ये समझ जाना चाहिए कि दो सीजन्स है, खरीफ एंड रबी। और जो समर क्रॉप्स है ये मार्च टू जून के बीच में आते हैं, और ये सिर्फ समर में, मतलब सिर्फ मार्च टू जून में ही मिलेंगे आपको। ये नवंबर दिसंबर में ये चीजें नहीं मिलने वाली है। अगला टॉपिक है एग्रीकल्चरल वर्क। एवरी फार्मर विशेस टू गेट गुड हार्वेस्ट। हार्वेस्ट का मतलब क्या है? गुड प्रोडक्शन। कोई भी फार्मर जब भी कोई भी क्रॉप सो करता है तो उसकी उम्मीद यही होती है कि अच्छे से अच्छा रिटर्न आना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी कि फार्मर्स जो जिस हिसाब से क्रॉप्स को सो करते हैं, उस हिसाब से उनको कभी कभी हार्वेस्ट नहीं मिलता है। बैड क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से, या कोई भी नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो कभी भी एक फार्मर यही विश करता है कि अच्छा हार्वेस्ट आना चाहिए। हार्वेस्ट मतलब कि अच्छा प्रोडक्शन, जो हमारी कटाई होती है वो अच्छे से होनी चाहिए। गुड हार्वेस्ट गिव्स गुड इनकम। ये तो बात है कि जितना ज़्यादा अच्छे से आप फील्ड में आपको प्रोडक्शन होगा, उतना अच्छा इनकम फार्मर्स का होता है। Fertile land, good quality seeds and fertilizers, availability of water are essential for a good harvest. तो देखो, एग्रीकल्चर में क्या इम्पोर्टेंट है? फर्टाइल लैंड। फर्टाइल लैंड का मतलब क्या होता है कि जो लैंड प्रॉपर है एग्रीकल्चर के लिए। जैसे देखो, बहुत फर्क होता है एक फर्टाइल लैंड में और एक अनफर्टाइल लैंड में। फर्टाइल लैंड में क्या होता है ना कि ऑलरेडी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि उसमें आपको अर्थवर्म्स मिलेंगे, और अर्थवर्म्स क्या करते हैं, जो मिट्टी होती है ना उसे उस लायक बनाते हैं कि क्रॉप्स वहां पे ग्रो हो सके। अब हर जगह पे आप क्रॉप्स नहीं ग्रो कर सकते हो, हर जगह पे आप फील्ड नहीं कर सकते हो। आपने देखा होगा कि जो लैंड कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होती है, क्या आप वहां पे जाके खेती कर सकते हो? नहीं। क्यों? कि वो लैंड फर्टाइल नहीं है, उस लैंड में न्यूट्रिएंट्स नहीं है, उस लैंड में प्रोडक्टिविटी नहीं हो सकती है। तो फर्टाइल लैंड मतलब कि जो लैंड सूटेबल हो एग्रीकल्चर के लिए, जिसमें ऑलरेडी ना वो लैंड, उसके अंदर ऑलरेडी न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, अच्छे से उसके अंदर कंपोस्ट होना चाहिए, सब कुछ एकदम हेल्दी होना चाहिए, तो क्रॉप वहां पे सरवाइव कर पाएंगे। सेकंड है गुड क्वालिटी सीड्स।
तो अभी देखो, अभी ऐसा हो गया है ना कि आपको जो भी सो करना है, जिस जिस चीज़ की खेती करनी है, आपको ऑलरेडी बनाए बनाए पैकेट सीड्स के अवेलेबल हो जाते हैं। तो उनकी जो क्वालिटी होती है सीड्स की, वो भी अच्छी होना चाहिए, क्योंकि जो भी क्रॉप है, जो भी आप कोई भी खेती करो, वो आपको सीड से ही आएगी। जो भी आप सीड डालोगे ग्राउंड में, वहीं पे आपको वो क्रॉप उगेगा। इसीलिए सीड का अच्छे क्वालिटी का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र का एक पूरा एक टॉपिक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ थोड़ा सा एक जेस्ट लेंगे इसका, कि फर्टिलाइज़र का मतलब होता है कुछ केमिकल्स जो हमें हेल्प करते हैं हमारे फील्ड को बचाने के लिए। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, प्रॉपर पानी की ज़रूरत होती है फार्मर को, इसलिए आप हमेशा देखोगे कि अच्छे बड़े बड़े वेल बने हुए रहते हैं फील्ड के यहाँ पे, ताकि अच्छे से पानी मिल सके पूरे फील्ड को। टास्क ऑफ टिलिंग द लैंड इज ऑल्सो नेसेसरी। टिलिंग द लैंड मतलब कि लैंड को प्रॉपर तैयार करना, फील्ड क्रॉप सो करने के पहले और हार्वेस्ट के बाद। मतलब जब आप बीज डालते हो आपके सॉइल में, मिट्टी में, तो उसके पहले हमें अच्छे से पूरा जो लैंड होता है उसे साफ करना पड़ता है, अच्छा क्लियर करना पड़ता है। उसके बाद में हम सीड्स सो करते हैं, उसके बाद में हम बीज डालते हैं। और एक बार जब खेती पूरी हो जाती है, जब हमें प्रोडक्शन आ जाता है, उसके बाद भी लैंड को साफ करना ज़रूरी होता है। आपने हमेशा देखा होगा कि फील्ड में आग लगाते हैं फार्मर्स। ओके, मतलब थोड़ा एक 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 कोई भी एक एक कॉर्नर पर वो जलाते हैं। तो उससे क्या होता है ना, कि जो भी लैंड, मतलब जो भी फर्टिलाइजर है या जो भी केमिकल है उस लैंड पीस पर, तो वो जल जाए, और जो लैंड है वो वापस तैयार हो जाए अच्छे से खेती करने के लिए। ओके, तो टिलिंग द लैंड मतलब कि लैंड को तैयार करना। प्रोटेक्टिंग एंड हार्वेस्टिंग फील्ड, क्रॉप शुड बी स्टोर्ड सेफली। तो फील्ड को सिर्फ खेती कर तो मतलब बीज डाल दो और उसके बाद में बस काम हो गया, पानी दे दो, हो गया, नहीं। उसे प्रोटेक्ट करना होता है। और एंड में हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग मतलब जो कटाई होती है, जब क्रॉप बढ़ जाते हैं और हमें जब काटने का टाइम आता है, वो तो उसे हम कहते हैं। तो जो वो कटाई होती है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि बस आप मतलब एक टेक्निक होता है हर चीज़ का। आप अपने हिसाब से कभी भी कटाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि कैसा हो जाता है कभी कभी, कोई जो क्रॉप्स होते हैं वो हमें ज़मीन के अंदर मिलते हैं, जैसे कि पोटैटोज हो गए, ये ज़मीन के अंदर उगते हैं। तो बस आप कैसे भी जाकर उसे बस ऐसे ही नहीं निकाल सकते, क्योंकि फिर वो नुकसान होने का ज़्यादा चांसेस होता है। इसीलिए प्रोटेक्टिंग और हार्वेस्टिंग ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टास्क है एग्रीकल्चरल वर्क में। द नीड्स ऑफ all are being met because of modern improved method of agriculture। अब देखो क्या हो गया है ना, कि पहले का जो एग्रीकल्चर, जो फार्मिंग था, खेती जो करना था पहले, उसमें और आज की खेती करने में बहुत फर्क आ चुका है। बहुत टाइम हो चुका है कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि अब तो ऐसा लगता है कि कुछ सालों के बाद में शायद फार्मर्स को भी खेत में जाने की ज़रूरत नहीं है, सब काम मशीन ही कर लेगी। तो पहले का जो एग्रीकल्चरल वर्क है उसमें और अभी के एग्रीकल्चरल वर्क में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, क्योंकि काफ़ी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, बहुत टेक्नोलॉजीज आ चुकी है। हाँ, कुछ अच्छी है हम लोगों के लिए और कुछ हम लोगों के लिए अच्छी नहीं है, कुछ के एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है। तो इट डिपेंड्स ऑन द टेक्नोलॉजी विच इज़ यूज्ड इन एग्रीकल्चर। अब देखो एग्रीकल्चरल वर्क में भी, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले का और अभी का बहुत फ़र्क है। तो पहले जो एग्रीकल्चर होता था उसे हम कहते थे ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। प्लाविंग द फील्ड, प्लाविंग, टिलिंग वर डन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सन। प्लाविंग मतलब कि उस फील्ड को खोदना, पहले तो स्टिलिंग मतलब उसे साफ करना, सेकंड प्लाविंग मतलब उसे खोदना, और एक उसके चैनल्स बनाना। चैनल्स मतलब कि
एक प्रॉपर, अभी आगे पिक्चर भी है तो आपको समझ में आएगा, एक प्रॉपर उसकी लाइन बनाना। एंड वो होता था ऑक्सन की हेल्प से, मतलब कि जो बैल होते थे फील्ड में, उनके मदद से फार्मर्स ये प्लाविंग और टिलिंग करते थे। बट अब हमारे पास ट्रैक्टर है, मशीन है, तो अब हमारा काम इजी हो गया है। A mott, huge leather bag driven with the help of oxen to draw water from the well। तो एक बहुत बड़ी बैग होती थी जिसे मॉट कहते थे, और वो ऑक्सन के हेल्प से, मींस ऑक्सन को बांधा जाता था, वो ऑक्सन मतलब बैल, उसे बांधा जाता था और उसके हेल्प से पानी निकलता था वेल में से। अभी मोटर्स है तो हमें बहुत इजी हो चुका है पानी फील्ड को करना, क्योंकि पहले जो खेती होती थी, फार्मर हर एक क्रॉप को अपने हाथों से पानी डालते थे जाकर। बट अब वैसा नहीं है, अब बहुत सारे अलग तो पहले हर फार्मर अपने क्रॉप को अच्छे से पानी देते थे। अब मोटर के थ्रू और बहुत सारे अलग तरीके हो चुके हैं जिससे हम प्लांट्स को पानी अभी दे सकते हैं। तो पहले एक बैग यूज होती थी, लेदर बैग, जिसे हम मॉट कहते थे। Harvesting and threshing were done by the members of farmer's family with the help of oxen। तो हार्वेस्टिंग मतलब कि कटाई, और थ्रेशिंग मतलब कि देखो, जब आप काट लेते हो ना कोई भी क्रॉप, जैसे कि आप वीट ही ले लो, जब उसे हम काट लेते हैं, काटने के बाद में हमें उसका पूरा बंडल बना के और हमें उसे पीटना होता है, मारना होता है। तो उसमें क्या होता है, जो वीट होता है, जो गेहूं होता है, वो अपने आप अलग हो जाता है क्रॉप से। तो उसे कहते हैं थ्रेशिंग। तो पहले होता था कि फार्मर के फैमिली मेंबर्स ही वो काम करते थे और कोई नहीं आता था। बट अभी मशीन से, और अभी ये हो चुका है ना कि लोग भी चले जाते हैं, जो गांव में रहते हैं वो भी चले जाते हैं उसे हेल्प करने के लिए। लास्ट में है, known all tasks are done सॉरी now all tasks are done with the help of machines। यही मैंने आपको बताया कि ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर बहुत रेयरली आपको देखने मिलेगा, लेकिन अभी मॉडर्न एग्रीकल्चर आ चुका है जिसमें हम मशीन्स का यूज करते हैं और हमारा काम बहुत जल्दी होता है कम टाइम में। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर के कुछ एग्जांपल्स है, आप ये पिक्चर में सब देख सकते हो कि यहाँ पे हर चीज फार्मर खुद कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी कुछ मशीन का यूज नहीं हो रहा है। तो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर मतलब कि जब फार्मर खुद सब कुछ करता है। एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर जहाँ पे हर चीज, प्लाविंग, टिलिंग, हार्वेस्टिंग, सोइंग ऑफ द सीड, हर चीज ये होता है मशीन से। और आप पिक्चर में देख सकते हो बहुत अलग अलग तरह की मशीन आ चुकी है मार्केट में, जो फार्मर्स को हेल्प करती है मॉडर्न एग्रीकल्चर करने के लिए। और मॉडर्न एग्रीकल्चर में क्या होता है कि टाइम हम फार्मर का सेव होता है, और उस मतलब जैसे ही उसका टाइम सेव होता है तो वो और कुछ कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि प्लाविंग टिलिंग में ही बहुत सारे दिन चले जाते थे, फिर उसके बाद में सोइंग ऑफ सीड्स होता था, हार्वेस्टिंग, क्योंकि आप समझो ये सब मैनुअल होता था पहले। और मैनुअल करने की वजह से इतनी ताकत नहीं होती है, इतनी एनर्जी नहीं बचती है कि ठीक है आज ही एक ही दिन में सब कुछ कर दो। बट मशीन से क्या होता है, सुबह प्लाविंग हो गई तो दोपहर तक सोइंग हो जाएगी, फिर एक क्रॉप अपना ही टाइम लेगा उगने के लिए। बट जो बाकी के काम है उसमें हमारा फार्मर का टाइम रिड्यूस हो गया है और मेहनत भी कम लगती है। ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं लगती है, आज भी मेहनत बहुत है एग्रीकल्चर में। बट ये जो सोइंग ऑफ द सीड और ये सब कुछ है, ये मशीन्स की वजह से थोड़ा सा कम हो चुका है। इस लेक्चर में हम लोग यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेगा इम्प्रूव्ड मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर।